नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम फिर से आपके समक्ष हाजिर हैं कक्षा 8 की भूगोल की सीरीज़ का 5B लेकर। आज हम इस कक्षा में पाठ नंबर 5 जो कि है उद्योग, इसके बाकी बचे हुए पाठ की चर्चा करेंगे। आज हम जैसे कि कल हमने टाटा जमशेदपुर तक कर लिया था, टिस्को कंपनी जो जमशेदपुर के अंदर है, और आज हम पीटर्सबर्ग से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पीटर्सबर्ग से। तो पीटर्सबर्ग क्या है? यह एक यूएसए का क्या है, इस्पात नगर है, अर्थात आयरन सिटी है। और ये यहाँ पर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर क्या थी, स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध थी। पीटर्सबर्ग में इस्पात के उद्योग के लिए स्थानीय सुविधाएं जो थी क्या है, उपलब्ध थी। यहाँ पर क्या था, जैसे कच्चा माल है, जैसे कोयला, वो कहाँ मिल जाता था? पीटर्सबर्ग में मिल जाता था। लोहा ऐसा कहाँ मिलता था? मिनेसोटा। और मिनेसोटा कितनी दूर स्थित है पीटर्सबर्ग से? तो 1500 किलोमीटर दूर स्थित है। तो क्या हो गया, ये पास में ही हो गया, ठीक है ना। जो लो एस की खाने हैं या फिर कोयले के खाने हैं, उनसे लेकर पीटर्सबर्ग के जो बीच की दूरी है वो किसके द्वारा तय की जाती थी? तो नौ परिवहन के द्वारा, ठीक है। और इसमें लैक्स जलमार्ग यानी कि जो झीलों के द्वारा जलमार्ग है उसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, क्योंकि यह क्या पड़ता था? सस्ता पड़ता था। ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लो एस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। तो पहले झीलों के द्वारा, ठीक है, जलमार्गों के द्वारा लोहा एस्क लाया जाता है। उसके बाद जो डिस्टेंस रह जाता है उसको फिर किसके द्वारा तय किया जाता है? उसके रेलगाड़ियों के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है ना। ओहियो, मोनेगहेला, एल्गनी, इन नदियों से क्या प्राप्त होता है? तो जल प्राप्त होता है। जैसे हमने बताया था कि जब आयरन इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उसमें कच्चे माल के रूप में कोयला, ठीक है, निवेश के रूप में जो चाहिए होता है वो कोयला चाहिए होता है, लोहा एस्क चाहिए होता है, चूना पत्थर या डोलोमाइट चाहिए होता है, और जल की आवश्यकता होती है। तो कोयला पीटर्सबर्ग से मिल गया, लोहा एस्क मिनेसोटा से मिल गया, और जल इन तीन नदियों ओहियो, मोनेकेहेला और एल्गनी से मिल जाता है इनको। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। पहले पीटर्सबर्ग में आयरन इंडस्ट्रीज थी, लेकिन अब वहाँ से हट करके कहाँ चली गई है? नदियों के किनारे। और हमने कौन कौन सी नदी पढ़ी थी अभी जहाँ से उनको जल प्राप्त हो रहा था? ओहियो के, ठीक है, ओहियो में, ओहियो के पास, मोनोगहेला के पास और एल्गनी के पास, ठीक है। आगे बात करते हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। तो जो बना हुआ इस्पात है, ठीक है ना, आयरन जो है उसको किसके द्वारा भेजा जाता है? जलमार्गों के माध्यम से भी और स्थल मार्गों के माध्यम से भी उसको बाजारों में, मार्केट में विक्रय हेतु भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। तो यहाँ पर, क्योंकि इस्पात उद्योग जहाँ पर होता है वहाँ पर जो भारी मशीनें बनती हैं, रेलगाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पर आसपास उन उद्योगों का भी स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पर भी पीटर्सबर्ग क्षेत्र में भी कौन कौन से उद्योग लगे थे? तो जैसे रेल बनना, क्योंकि रेल लोहे से बनती है, इस्पात से बनती है, तो पास में पड़ेगी। रेल पटरी के जो ऊपर होते हैं वो भारी मशीनें, ठीक है ना, क्योंकि इनमें कच्चे माल के लिए क्या होता है? इस्पात की आवश्यकता होती है, इसलिए ये लौह इस्पात उद्योग के आसपास ही ये उद्योग भी जो है विकसित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दूसरा उद्योग। हमने तीन उद्योग के बारे में चर्चा करनी थी जो महत्वपूर्ण थे। लौह इस्पात उद्योग, हमने इसका एक इंडिया के कौन सा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा? जो टिस्को कंपनी है जमशेदपुर के अंदर, और एक पीटर्सबर्ग का पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग, और उसके बाद हम सूचना प्रौद्योगिकी के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए सूती वस्त्र उद्योग के विषय में देख लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग है क्या? तो धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है, क्योंकि धागा पहले रुई होती है, कपास होता है, उस कपास से क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है, और फिर धागा से कपड़ा बनाया जाता है। तो क्या है, ये हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार ये बहुत प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। तो कपड़े बनाने में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग होता है? कपास का, ऊन का, सिल्क का, जूट का और पटसन का। ये सब क्या है? ये सब रेसे हैं जिनसे कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो रेसे भी बोल सकते हैं आप इनको। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। कच्चे माल के आधार पर क्या कर सकते हैं हम? तो जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको डिवाइड कर सकते हैं, कितने प्रकारों में होता है। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है वो, क्योंकि रेशे पर आधारित है, जो कपास और पटसन, जूट, सिल्क, ये सब क्या है? रेशे हैं। तो रेशे पर ही आधारित होता है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे। तो इसी प्रकार जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भी प्राकृतिक रेशों के द्वारा निर्मित या आपका मानव निर्मित रेशों के द्वारा निर्मित होता है।
प्राकृतिक रेशों में कौन कौन से रेशे आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात ऊन, सिल्क, कपास, लिलन, जूट, ये सब क्या है हमारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रेशे बोलते हैं। और जो मानव निर्मित रेशे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, रेयॉन। कौन कौन से, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयॉन, ये सब क्या होते हैं आपके, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। क्योंकि यह प्राचीन उद्योग है, जैसे लोहा इस्पात हमारा उद्योग प्राचीन उद्योग था, इसी प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग भी एक हमारा प्राचीन उद्योग है। और 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 1700 से लेकर के 1800 के बीच का जो टाइम पीरियड रहा, जो समय काल रहा, उसको हम 18वीं शताब्दी बोलते हैं। और इसमें क्या हुआ था, जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, औद्योगिक क्रांति आने से पहले क्या किया जाता था, जो कपड़ा बुना जाता था या जो कताई की जाती थी वो किससे की जाती थी, हस्तकताई तकनीकों, यानी कि हाथ से जो कताई की जाती थी वो हाथ से की जाती थी और हथकरघों के माध्यम से। ठीक है ना, जो चरखे होते हैं आपने देखे होंगे, चरखों के माध्यम से, हथकरघों के माध्यम से जो गांधी जी चलाते थे, वो हाथ के माध्यम से ही कपड़े को बनाया जाता था, धागे को बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले किसने, पावर लूम कहाँ पर है, ब्रिटेन के अंदर। ठीक है ना, पावर लूम जो है ब्रिटेन में पहले, सबसे पहले विकसित किया वहाँ पर, और उसके बाद विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी आपका सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन सूती वस्त्र उद्योग आजकल बनाते हैं पूरे विश्व के अंदर, तो भारत, चीन, जापान, यूएसए। क्लियर है। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने का गौरवपूर्ण परंपरा रही है, क्योंकि भारत में पुरातन टाइम से, पुराने प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र उद्योगों का प्रयोग होता आया है। और सूती वस्त्र उद्योग का विकास भी बहुत पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है। ठीक है। ब्रिटिश शासन पूर्व हाथ से कते, हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत बाजार था। जब तक ब्रिटिश लोग भारत में नहीं आए थे, उससे पहले से ही जो सूती वस्त्र उद्योग है भारत में विकसित हो चुका था। और उस टाइम पर कैसे किया जाता था, तो हाथ से कताई की जाती थी और हाथ से ही बुनाई की जाती थी। ठीक है ना, जो धागा बनाया था वो भी हाथ से बनाया जाता था, और जो कपड़ा बुना जाता था वो भी हाथ से ही बुना जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं कहाँ पर, तो ढाका का मलमल। कहाँ का मलमल, ढाका का मलमल फेमस है। ठीक है, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट की केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत और बड़ौदा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात है। तो याद रखें कहाँ कहाँ की कौन कौन सी चीज़ फेमस है, तो ढाका का मलमल, ये इंपॉर्टेंट है। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको, बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा क्या सुनहरी जरी वाले कार्य, ये सब क्या है, बहुत ही फेमस डिज़ाइन या विश्वविख्यात डिज़ाइन है। लेकिन जब हाथ से बनते थे ये सूती वस्त्र, तो क्या होता था, इनका जो उत्पादन होता था, जो प्रोडक्शन होता था, वो महंगा होता था और इसमें अधिक समय लगता था। हाथ से बनाने के कारण ये महंगा भी होता था और अधिक समय भी लगता था। इसलिए सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका, ठीक है ना, तो इनसे, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज में जो सूती वस्त्र उद्योग था वो किसके द्वारा किया जाता था, मशीनों द्वारा किया जाता था, और हमारे यहाँ हाथों के द्वारा किया जाता था। और हाथों से किए जाने के कारण महंगा भी था और समय भी ज़्यादा लगता था, इसलिए हम उनके बराबरी नहीं कर सके। अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे, क्योंकि जो वो लोग थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी आपकी, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, वो क्या करते थे, वो वस्त्र अच्छे और सस्ते, क्योंकि हमारे यहाँ महंगे पड़ते थे, लेकिन जब वो मशीनों से बनाते थे, तकनीकों का प्रयोग करके बनाते थे, वो अच्छे और सस्ते बना लेते थे जल्दी समय में। ठीक है ना, इसलिए हम उनकी बराबरी नहीं कर सके। तो जो सबसे पहला हमारे यहाँ पर यंत्रीकृत वाला, जो मशीनों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग किया जाना था, उसका कारखाना या उसकी मील कहाँ पर लगी, तो वो मुंबई में 1854 ईस्वी में। याद रखेंगे, सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मील, पहली यंत्रीकृत सफल मील कहाँ पर लगी, मुंबई में 1854 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा।
क्योंकि किसी भी उद्योग को लगाने से पूर्व क्या क्या हमें कंडीशंस होनी चाहिए, तो वहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, श्रम उपलब्ध होना चाहिए अच्छे से, पूंजी लगाने वाला होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, धन की आवश्यकता होती है, जो हमें स्पेस चाहिए या जो स्थान चाहिए वो होना चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, जो भी उद्योग को कारक प्रभावित करते हैं वो सभी वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या होना चाहिए कि एक कोष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, मशीन आएंगी तो उसके लिए पत्तन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, बंदरगाह की आवश्यकता होती है, जो कच्चा माल है वो भी हमारा स्थानीय खेतों से ही या स्थानीय स्थानों से ही प्राप्त हो जाए, और जो दक्ष श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो भी आसपास के क्षेत्र में ही मिल जाएं। तो मुंबई में इसलिए लगा क्योंकि मुंबई में आपका पत्तन भी था, यहाँ पर कोष्ण आर्द्र जलवायु भी थी, कच्चे माल की उपलब्धता भी थी और श्रमिक भी थे। इसलिए सबसे पहले जो कारखाना या जो कह सकते हैं हम पहले यंत्रीकृत वस्त्र मिल कहाँ पर लगी थी, मुंबई में 1854 में, और इन कारणों की वजह से वो लगाई गई थी, ठीक है। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, ठीक है। मुंबई के बाद कहाँ पनपा ये, मुंबई महाराष्ट्र में है तो सबसे पहले महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में लगाए गए। लेकिन वर्तमान आर्द्रता कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न की जा सकती है। जो आर्द्रता आपको सूती वस्त्र उद्योग के लिए चाहिए होते हैं वो आजकल क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से भी आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी भी हम बना सकते हैं। तो इसलिए अब इसका क्या किया जाता है, कच्ची कपास शुद्ध होती है और वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है, ठीक है ना। तो क्योंकि जो आपकी ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता होनी चाहिए, कोष्ण आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, तो अब जो आर्द्रता है वो कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं। और क्योंकि कपास एक हल्का वो कच्चा माल है, तो इसको हम किसी भी जगह आराम से ला ले जा सकते हैं। इसलिए जो सूती वस्त्र उद्योग हैं उसके कारखाने अब पूरे भारत के अंदर जगह जगह पर स्थापित किए जा चुके हैं। अब जैसे कि कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत, यहाँ पर क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र स्थापित हैं। याद रखेंगे नाम को, कौन कौन से नाम है, तो कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत, अन्य। क्लियर बात। आगे हम बात करेंगे, अब हम एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे और एक वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अहमदाबाद के विषय में, अहमदाबाद में सूती कारखाना है उसके विषय में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक जापान के अंदर ओसाका शहर में एक सूती कारखाना है उसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी तट पर स्थित, कहाँ पर है ये, साबरमती जो नदी है उसके तट पर स्थित है, कहाँ पर, गुजरात राज्य में। 1859 अर्थात 1859 में पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1854 में मुंबई में, और गुजरात के अहमदाबाद में 1859 में। यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया, क्योंकि सबसे पहली जो बनी थी वो मुंबई में बनी थी, और उसके बाद ये दूसरा वस्त्र निर्माता नगर बन गया, ठीक है ना। इसको भी हम क्या कह सकते हैं, वस्त्र निर्माण नगर कह सकते हैं। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है, तो भारत का मानचेस्टर, क्या बोला जाता है इसको, भारत का मानचेस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत का मानचेस्टर किस नगर को कहा जाता है, तो अहमदाबाद नगर को कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक बने, क्योंकि जिस प्रकार से हमने अभी पढ़ा था कि मुंबई में ही क्यों लगाया गया था, तो इसी प्रकार से गुजरात में ही क्यों लगाया था, क्योंकि वहाँ पर आर्द्र जलवायु थी, श्रमिक उपलब्ध थे, पूंजी उपलब्ध थी, स्थान उपलब्ध था, ठीक है, और कच्चे माल को या तैयार माल को लाने ले जाने के लिए परिवहन की जो सुविधाएं थी वो भी अच्छी थी। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट स्थित था, क्योंकि अहमदाबाद में इसलिए लगाई गई क्योंकि जो कपास उत्पादित क्षेत्र थे, जो कपास की फसल जिन खेतों में होती है वो भी अहमदाबाद के पास ही थे। यहाँ कच्चा माल क्या होता था, आसानी से उपलब्ध हो जाता था। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श थी। जिस जैसी जलवायु हमें कताई हेतु चाहिए होती है और बुनाई हेतु चाहिए होती है, यानी कि धागा बनाने के लिए और धागे से फिर वस्त्र बनाने के लिए जिस प्रकार की जलवायु चाहिए होती है उसी प्रकार की जलवायु अहमदाबाद के अंदर थी। कैसा भूभाग था, सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्ध है। जैसे हमने बताया कि मील लगाने के लिए स्थान और सपाट भूभाग की आवश्यकता होती है, तो वह भी वहाँ पर उपस्थित थी। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। तो जैसे श्रमिकों की, जैसे काम करने वाले लोगों की सूती वस्त्र उद्योग के अंदर आवश्यकता होती है, ऐसे ही वहाँ पर उपलब्ध थे। और जैसे हमने बात की थी परिवहन के लिए, तो यहाँ पर सुविकसित सड़कें, रेल मार्गों का जाल, जो कि सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुँचाने में मदद करता है।
इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। जैसे हमने बताया था कि कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए सड़कों की परिवहन की आवश्यकता होती है, और तैयार माल को भी ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सड़कें और रेल मार्गों का जाल अच्छी तरह से बिछा हुआ था, ताकि जो कच्चा माल है या जो तैयार माल है वो भी बाजारों तक जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं। और नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता था, क्योंकि जो मुंबई के अंदर पतन है, जो बंदरगाह है, समुद्री बंदरगाह, ठीक है, जहाँ पर वगैरह रुकते हैं, जहाँ पर जलियान वगैरह रुकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, वो अपना क्या करते हैं, माल उतारते हैं और वहाँ से चढ़ाते हैं बंदरगाहों से। तो जो पत्तन है वो मुंबई में था, और मुंबई गुजरात के पास में ही स्थित है। तो जो मशीनों का आयात होता था, जो मशीनें बाहर से आती थी वो वहाँ से आ जाती थी, और जो फिर तैयार माल है जो बाहर जाना होता है विदेशों में, जिसको हम निर्यात बोलते हैं, तो वो भी वहाँ से उसी पत्तन से जाता था। ठीक है, परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास, अहमदाबाद की मिलों के में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण ना होना इसका प्रमुख कारण है। जो अहमदाबाद की मिल थी, जो वो क्या हुआ कि कुछ वर्षों तक ये अच्छी चली, लेकिन आजकल वर्तमान समय में ये लगभग बंद हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर मशीन थी वो पुरानी ही मशीनों का इसमें प्रयोग किया जा रहा था। परंपरागत रूप से जो मशीन चली आती हैं उनका ही प्रयोग हो रहा था। ठीक है, और अब इन मशीनों की नवीनीकरण ना होने की वजह से जो ये है यहाँ पर उद्योग जो है सूती वस्त्र उद्योग अहमदाबाद के अंदर वो क्या है, बंद हो गया है। अब बात करेंगे हम ओसाका के विषय में। जैसे हमने पूर्व में ही बता दिया था आपको, तो ओसाका क्या है, एक जापान का क्या है, वस्त्र निर्माण केंद्र है। कहाँ पर है ये? जापान में है। और क्या है, एक वस्त्र निर्माण केंद्र जहाँ पर वस्त्रों को बनाया जाता है, और इसको जापान का मानचेस्टर कहते हैं। जैसे भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद था, तो जापान का मानचेस्टर ओसाका है। ठीक है, ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ठीक है, जिस प्रकार से मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग लगने के कारण थे, अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग लगने के कारण थे, तो इसी प्रकार ओसाका में भी सूती वस्त्र उद्योग लगने के कारण थे। कैसे? क्योंकि ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध सुनिश्चित कराता है। जो हमें भूमि चाहिए होती थी वह ओसाका के अंदर है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। जैसे हमने बताया था कि जो सूती वस्त्र उद्योग के अंदर जो जलवायु चाहिए होती है वो कैसी चाहिए होती है, कोष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए होती है, जो मुंबई के अंदर भी उपलब्ध थी, गुजरात के अंदर भी उपलब्ध थी, और ओसाका के अंदर भी उपलब्ध थी। ठीक है ना, और ये किस लिए होती है, ताकि कताई और बुनाई आसानी से की जा सके। और जो जल की जो उपलब्धता है वो किस नदी से होती थी, योडो नदी। जापान के अंदर कौन सी नदी है, योडो नदी, याद रखेंगे, ये जापान की नदी है योडो नदी, जिससे इसे जल मिलता था। और क्योंकि श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रमिक भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध थे। और पत्तन की अवस्थिति, क्योंकि जो जापान है वो एक द्वीपीय देश है। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पर जो समुद्री पत्तन है वो भी उपलब्ध है, और समुद्री पत्तन से जो क्या है, कच्चे माल का आयात होता, कच्चा माल आता था, और जो तैयार माल है वो बाहर या विदेशों को भेज दिया जाता था पत्तनों के द्वारा। ठीक है ना, ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों पर ऊपर निर्भर है, क्योंकि जो कच्चा माल था वो ओसाका में स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है, तो वो बाहर के देशों से ही वहाँ पर कच्चा माल, जैसे कि आपका कपास, रुई, है ना, कपास, रुई, पटसन, जूट, जो भी है वो कच्चा माल आपका बाहर से ही मंगाया जाता है, आयात किया जाता है, और तैयार माल का निर्यात किया जाता है। ठीक है, कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। जो ओसाका के अंदर जो कपास मंगाई जाती है कच्चे माल के रूप में, तो मिस्र से, भारत से, चीन से और यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगाई जाती है। और परिष्कृत उत्पाद अर्थात जो तैयार उत्पाद है वो निर्यात कर दिया जाता है बाहर के देशों में। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है, क्योंकि वह अच्छी क्वालिटी का सामान बनाता है, वस्त्रों को निर्माण करता है और सस्ता बनाता है। तो इसलिए अन्य जो विदेशी बाजार है, जो वैश्विक बाजार है, वहाँ पर इसकी डिमांड या मांग है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग, क्योंकि यह जापान का मानचेस्टर कहलाता है, तो ये एक अच्छा उद्योग है वहाँ पर, लेकिन वर्तमान समय में इस उद्योग की जगह पर वहाँ पर कई सारे अन्य उद्योग लग गए हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, मशीनरी उद्योग, जहाजरानी उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग और सीमेंट, ये सब क्या है वहाँ पर लग गए हैं। तो धीरे धीरे इसकी जो डिमांड है या इसकी जो ख्याति है वो कम होती जा रही है। अब बात करेंगे हम सूचना प्रौद्योगिकी के विषय में, जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, सूचना प्रौद्योगिकी।
तो सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना के संग्रहण, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। तो जो सूचना होती है, जो कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, कुछ प्रक्रियाओं से उनको गुजारना और फिर उस जो सूचना है उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर होता है। वर्तमान में यह उद्योग भूमंडलीय हो गया है, यानी कि पूरे विश्व के अंदर ये उद्योग हो गया है। ठीक है। प्रौद्योगिकी राजनीति, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी में दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है, राजनीति पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है, और जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है, जो सोशियो इकोनॉमिक जो आपका डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो विकसित होता जा रहा है। मुख्य कारक जो इस उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करते हैं, जैसे कि लोह इस्पात उद्योग को कुछ कारक प्रभावित कर रहे थे, आपके सूती वस्त्र उद्योग को कुछ कारक प्रभावित कर रहे थे, इसी प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि संसाधन उपलब्धता। जो संसाधन इसके अंदर चाहिए होते हैं वो सुनिश्चित मात्रा में उस क्षेत्र में है या नहीं है। लागत, जो पूंजी है, जो धन की आवश्यकता होती है, वो वहाँ पर है या नहीं है। अवसंरचना, जो बुनियादी ढांचे की जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उस क्षेत्र में उन चीज़ों का होना आवश्यक है, उन संसाधनों का होना आवश्यक है, जब भी जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वहाँ पर लगाया जा सकेगा। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य नाभि क्षेत्र कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलोर में है। तो पूरे विश्व के अंदर दो क्षेत्र सबसे फेमस हैं, ये याद रखेंगे आप। पूरे विश्व के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र में दो क्षेत्र सबसे फेमस है। पहला कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, कौन सी? कैलिफोर्निया की सिलिकॉन घाटी, और भारत का बेंगलोर। मैं एक बात और बता दूं, जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है उसमें कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें, सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है। एप्लीकेशंस का निर्माण किया जाता है, हार्डवेयर का निर्माण किया जाता है कंप्यूटर के। और कंप्यूटर में जो सिलिकॉन है उसका प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में होता है। कंप्यूटर में सिलिकॉन नामक खनिज तत्व का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसी वजह से जहाँ पर सिलिकॉन की उपलब्धता होगी वहाँ पर ये उद्योग लगाया जाता है। ठीक है। क्योंकि कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन घाटी है वहाँ पर सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, अधिक मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए वहाँ पर इस उद्योग का विकास हुआ। इसी प्रकार से जो भारत का बेंगलोर है वहाँ पर भी जो सिलिकॉन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर भी इसका विकास हुआ। अब बात करते हैं, देखिए बेंगलोर दक्कन पठार पर स्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा, क्योंकि बेंगलोर क्या है, दक्कन पठार पर स्थित है। और जो जिस क्षेत्र में बेंगलोर स्थित है वहाँ पर क्या है, सिलिकॉन की मात्रा मिलती है, और सिलिकॉन की मात्रा अधिक मिलने के कारण ही जो दक्कन पठार है उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिलिकॉन पठार भी बोलते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं, यह शहर वर्ष भर मृदु जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो जलवायु है वो ना तो ठंडी होती है ना गर्म होती है, अर्थात मृदु जलवायु बनी रहती है, मध्यम जलवायु रहती है। सिलिकॉन घाटी सांत क्लारा घाटी का एक भाग है। जो सिलिकॉन घाटी अभी हम पढ़ रहे थे, कहाँ पर सिलिकॉन घाटी कहाँ पर है, ये आपकी कैलिफोर्निया में है। तो इसका जो जिक्र किया वो कहाँ पर है, सिलिकॉन घाटी सांत क्लारा घाटी का एक भाग है। सांत क्लारा घाटी पूरा बड़ा है और इसके अंदर क्या है, हमारी सिलिकॉन घाटी है। ठीक है। जो कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के निकट। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका में जो हमने रॉकीज पर्वतमाला पढ़ी थी उसके निकट ही जो आपकी सांत क्लारा घाटी है और उसके अंदर सिलिकॉन घाटी है। इस क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है। यहाँ पे जलवायु कैसी है, शीतोष्ण है, ना तो शीत है ना उष्ण है। जो आपकी शीतोष्ण जलवायु कहाँ मिलेगी, और हमने बताया था ये 0 डिग्री, एक बार अच्छे से बता देते हैं। आप ये देखिए, ये 0 डिग्री बीच में, और ये 23 डिग्री, और ये 66.5, तो 23.5 डिग्री साढ़े लेकर के 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कैसी जलवायु है, शीतोष्ण जलवायु, दोनों गोलार्धों में। ठीक है ना। लेकिन ये उत्तरी अमेरिका में है तो हम ऊपर का पढ़ेंगे। भारत के महानगरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभिक क्षेत्र हैं। तो पहले बेंगलोर में इसका विकास हुआ और अब धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास हो रहा है, जैसे कि मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का या सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के केंद्र यहाँ पर स्थापित हुए और उनका विकास हुआ। और इससे अलग गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़, ये सब भी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो ये आपका चैप्टर की जो समरी थी वो यहाँ तक ख़त्म हो गई। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर के हम लास्ट में हम हर बार डिस्कस करते हैं अन्य महत्वपूर्ण, ये केंद्र नहीं, यहाँ पर तथ्य आएगा, ये गलत हो गया है, यहाँ पर आएगा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है ना। आप इसको सही कर लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होते हैं पूरे चैप्टर के, हम वो डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उनका जिक्र कर लेते हैं, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो उद्योग स्थापित होते हैं, कुछ समय पहले स्थापित हुए और वो धीरे 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 अपना विकास कर रहे हैं, उनका विकास जो है धीरे धीरे हो रहा है, तो उन उद्योगों को हम क्या कहते हैं? उन उद्योगों को हम सनराइज उद्योग भी कहते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, लाभ, सत्कार, ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। तो जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है वो नवीन उद्योग है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और जो स्वास्थ्य उद्योग है, स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ें जहाँ पर बनाई जाती है, हेल्थ सेक्टर की चीज़ें जो बनाई जाती हैं, वो भी नवीन उद्योग है। और सत्कार, ज्ञान, ये सब क्या हैं आपके? ये नवीन उद्योग हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? सनराइज उद्योग भी कहते हैं। परगलन क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके एस्को द्वारा गलनांक बिंदु से अधिकता पाकर निष्कर्षित किया जाता है। जैसे लोहे को झोंका भट्टी में डाल करके उसको गर्म किया गया और एक निश्चित तापमान पर जाकर वह द्रव में परिवर्तित हो गया और उसने अपनी शुद्ध अशुद्धियों को अलग कर दिया, और जो शुद्ध चीज़ थी, जो शुद्ध पदार्थ था, वो अलग हो गया। इसी प्रकार से खनिज तत्वों के जो अयस्क होते हैं उनको एक निश्चित तापमान से अधिक गर्म करके उसमें से अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है और शुद्ध पदार्थ को अलग कर लिया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रगनन बोलते हैं। तो जैसे हमने बताया था ग्रेट लैक्स है, ग्रेट लैक्स में 5 झीलें आती हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। कितनी झीलें हैं ग्रेट लेक्स के अंदर? 5 झीलें हैं, ठीक है ना। और इन पांचों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी झील सबसे बड़ी है आपकी? सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य तुलना में उच्च आर्द्र प्रवाह पर स्थित है, ठीक है ना। क्या है ये? उच्च उर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल शब्द। तो जो शब्द टेक्सटाइल है वो कौन सी भाषा के शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा से बना है। टेक्सटाइल लैटिन भाषा से बना है, और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? एक्सियर है, टैक्सियर है, ठीक है ना। टेक्सटाइल शब्द लैटिन भाषा के टैक्सियर से बना है और इसका अर्थ होता है बुनना। किसी भी चीज़ को बुनना क्या कहलाता है? टैक्सियर कहलाता है। और टैक्सियर से क्या बना? फिर आपका टेक्सटाइल बन गया, ठीक है। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ। जो सर्वप्रथम यंत्रीकृत मिल लगी थी वो 1854 ईस्वी में मुंबई में लगी थी। लेकिन 18 जो सूती वस्त्र उद्योग लगा था वो सबसे पहले कहाँ लगा था? 1818 ईस्वी में आपका कोलकाता के समीप, कहाँ पर? फोर्ट गैलेस्टर में। क्लियर है बात? आगे बात कर लेते हैं। लेकिन फिर ये क्या हो गया था? बंद हो गया था कुछ समय बाद। और ये आपका आज का लास्ट का पॉइंट, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है, ठीक है। अगर हम 100% बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से लगभग 66.5% क्या करते हैं हम? लगभग 66% के आसपास, 66% के आसपास क्या करते हैं हम? विदेशों को भेज देते हैं, विदेशों को भेज देते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी हम कुल उत्पादन करते हैं उसका लगभग 1/3 भाग, 1/3 भाग क्या कर दिया जाता है? इसका 1/3 भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। आज की कक्षा में इतना ही। यह आपका जो पाठ नंबर 5 कक्षा 8 की भूगोल किताब से आपका समाप्त होता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाली कक्षा में हम लास्ट चैप्टर कक्षा 8 का पार्ट नंबर 6 वो करेंगे, और इस तरह से आपकी जो CTET KVS और DSSB में 6 से 8 तक आने वाली भूगोल की पुस्तकों से जिससे आने वाली समृद्धि वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस की आपकी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुँचाया करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान रखें बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, और बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिससे आपको आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं, इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। और हमारी जो दूसरी वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उनको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।